नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। और आज की वीडियो को हम लोग एक फिजिक्स टॉपिक से स्टार्ट किए हैं, जो कि ग्रुप डी और इसके बाद आपका एएलपी सीवीटी 2 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज में आपका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है? परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है? ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये स्टार्टिंग का क्वेश्चन है। देखिए आपके 10 में से कितने सही होते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसका सही आंसर है, मैं आपको बताता हूँ, P+N मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है, प्रकृति का सबसे प्रबल बल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर बी है आसंजन बल, ऑप्शन नंबर सी है नाभिकीय बल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए कौन सा आंसर सही है। चलिए हम बताते हैं इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो प्राकृतिक का सबसे प्रबल बल जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि नाभिकीय बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। नाभिकीय बल किस पर निर्भर नहीं करता है? जो सबसे मजबूत बल है वो किसके ऊपर निर्भर नहीं करता? कम दूरी के बल के लिए ऑप्शन नंबर बी है आपका आकर्षण के लिए, मतलब आकर्षण पे, और ऑप्शन नंबर सी है आपका आवेश पर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। देखिए बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। चलिए ठीक है, इसका मैं आंसर बताता हूँ सही आंसर क्या है। आप लोग सोच लिए होंगे। तो इसका सही आंसर है आवेश के ऊपर। इसका सही आंसर क्या है? आवेश के ऊपर। यानी कि हमारा जो नाभिकीय बल होता है ये आवेश पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये कम दूरी पर भी निर्भर करता है, आकर्षण पर भी निर्भर करता है, और ये प्रबल भी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपका क्वेश्चन नंबर 4, नाभिक के आकार को किस में मापा जाता है? देखिए फर्मी में, एंगस्ट्रॉम में और मिलीमीटर में, डी इनमें से कोई नहीं। नाभिक के आकार को किस में मापते हैं? तो फर्मी में मापते हैं, एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, मिलीमीटर में मापते हैं, और डी इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका सही आंसर कौन सा होगा। चलिए मैं बताता हूँ इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो नाभिक के आकार को फर्मी में मापते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, परमाणु के आकार को किस में मापा जाता है? आपका क्वेश्चन नंबर 4 था नाभिक के आकार को किस में मापा जाता है, और क्वेश्चन नंबर 5 है आपका परमाणु के आकार को किस में मापा जाता है? फर्मी में, एंगस्ट्रॉम में, मिलीमीटर में, और डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। चलिए मैं इसका सही आंसर क्या होगा वो मैं बताता हूँ आपको। तो एंगस्ट्रॉम में, यानी कि 5 का बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है, किसी बधी हुई अवस्था के लिए कुल ऊर्जा होती है? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी बधी हुई अवस्था के लिए कुल ऊर्जा क्या होती है आपका? तो धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, और इसके बाद धनात्मक तथा ऋणात्मक, और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। तो इसका सही आंसर जो होता है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऋणात्मक होता है। किसी बधी हुई अवस्था के लिए कुल ऊर्जा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फ्री इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? ध्यान से पढ़िए और इसका सही आंसर कीजिए। आपका ऑप्शन नंबर ए, जो इलेक्ट्रॉन परमाणु से बना हुआ होता है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से बना हुआ होता है, और सी है जो इलेक्ट्रॉन परमाणु से मुक्त हो, और डी है इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चनों को पूछे जाने की संभावना है। तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। चलिए अब मैं बताता हूँ इसका कौन सा आंसर सही होगा। जो इलेक्ट्रॉन परमाणु से मुक्त होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन परमाणु से मुक्त होते हैं,
उन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किसी चालक में अधिकतम क्या होना चाहिए? कि जब कोई चालक है या कंडक्टर है उसमें अधिकतम क्या होना चाहिए? तो आपका है ऑप्शन नंबर ए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉनों की संख्या अधिक होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, परमाणु से बधा हुआ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए चलिए मैं इसका सही आंसर बताता हूँ आपको। तो आपका इसका आंसर नंबर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि किसी चालक में अधिकतम चीज़ क्या होना चाहिए, यानी कोई चालक है उसमें अधिक से अधिक करंट फ्लो कराने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी कोई चालक एक अच्छा गुण प्रदर्शित करता है चालक का, यानी कि उसमें रेजिस्टेंस की मात्रा कम होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपका अगला क्वेश्चन है 9। कार्बन का कौन सा रूप, यहाँ पे टाइपिंग गलत हो गई है, कार्बन का कौन सा रूप विद्युत का सुचालक होता है? ऑप्शन नंबर ए है पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर बी है हीरा, ऑप्शन नंबर सी है ग्रेफाइट और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका सही आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन का ग्रेफाइट रूप होता है जो, ये क्या है, विद्युत का सुचालक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सबसे अच्छा आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? चांदी, एल्युमिनियम, तांबा और सोना। बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। चलिए ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोना है। यानी आघात वर्धनी का मतलब ये होता है कि जब हम किसी चीज़ को पीटते हैं ना तो वो टूटे ना, भंगुर ना हो, वो छोटे छोटे टुकड़े में टूटे नहीं, वो उसका विस्तार हो, फैल सके। तो हमारी सोने को हम इसे क्या करते हैं, पीट के हम इसे एक दूसरा रूप देते हैं, लेकिन ये भंगुर नहीं होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि सोना सबसे अच्छा आघातवर्धनीय धातु होता है। ठीक है, यह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके 10 में से कितने सही हुए और हमें किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है आगे फिजिक्स में। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग को हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सपोर्ट एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।